सिंदूरी इश्क भाग 8। राठौर मैंशन। इवांस के होंठ में जो सिंदूर था उस सिंदूर से उसने प्राक्षी की मांग भर दी थी। इवांस के प्राक्षी की मांग में सिंदूर भरते ही पूरी राठौर फैमिली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, सिवाय संघर्ष जी के उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी इवांस के इस फैसले से। जैसे ही इवांस प्राक्षी की मांग भरता है, वैसे ही देविका जी के कदम लड़खड़ा गए थे। अगर माधवी जी उन्हें ना थामती तो शायद ही वो गिर जाती। अश्विनी जी गुस्से में इवांस पर चिल्लाते हुए बोले, इवांस ये क्या हरकत है? तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? किसने हक दिया तुम्हें प्राक्षी की मांग भरने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी मांग में सिंदूर भरने की? इवांस एक नज़र प्राक्षी को देखकर अश्विनी जी को जवाब देते हुए बोला, मिस्टर राठौर, पहली बात तो मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। दूसरी बात, आपकी बीवी को हक जानना था तो लीजिए, मैंने प्राक्षी को हक दे दिया। इस मेंशन में रहने का हक नहीं था ना मेरा प्राक्षी पर, लेकिन अब हो गया। अब वो मिसेज इवांस सिंह राठौर है तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्राक्षी के यहाँ रहने से। और आप हिम्मत की बात तो करिए मत, आप मेरी हिम्मत के बारे में अच्छे से जानते हैं। माधवी जी ने इवांस को जवाब देते हुए बोला, इवांस, हम ना तो इस सिंदूर को मानते हैं और ना ही इस लड़की को तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इवांस अपनी सर्द नजरों से माधवी को देखकर बोला, मिसेज राठौर, आप तो अपने बेटे की गलती को भी नहीं मानती हैं, तो आपके मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाता और मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के मानने या ना मानने से। इवांस की बात का माधवी आगे कोई जवाब नहीं दे पाती हैं, क्योंकि वो जानती थी इवांस से बहस करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्राक्षी उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। कुछ देर पहले वो किसी की विधवा बनकर खड़ी थी और अब किसी की सुहागन बनकर खड़ी है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जान ही नहीं बची है, उसका तो दिमाग ही सुन्ना हो गया था। प्राक्षी की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था, उससे अब सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। प्राक्षी गिरने वाली होती है, वो गिरती उससे पहले ही इवांस उसे अपने मजबूत हाथों से थाम लेता। प्राक्षी इस वक्त इवांस की बाहों में बेहोश हो गई थी। इवांस उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता और फिर उसे अपने रूम की तरफ लेकर चला जाता है। स्नेहा और दादा जी भी इवांस के पीछे उसके रूम की तरफ चले जाते हैं। इवांस प्राक्षी को अपने रूम में लेकर आता है, उसे अपने बेड पर लिटाकर डॉक्टर को फोन कर देता है। अब तक दादाजी और स्नेहा भी इवांस के रूम में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ देविका जी धम्म से सोफे पर बैठ जाती हैं और अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है मुझे। पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, अब मेरे दूसरे बेटे ने उसी की विधवा की मांग भर दी। उस लड़की से इतनी नफरत है मुझे, और मेरा इवांस उसी के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ चला गया। मैं उस लड़की को कभी भी इवांस की पत्नी नहीं मानूंगी। मेरे एक बेटे को तो खा गई वो, लेकिन अपने दूसरे बेटे पर उसका मनहूस साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं। माधवी ने आग में घी डालते हुए देविका से बोला, दीदी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपने तो मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा मुझे ही सुना दिया। अब देख लो, जो मैंने बोला था कर दिया इवांस ने। पता नहीं इस प्राक्षी ने इवांस के ऊपर क्या जादू किया है, जो इवांस इस प्राक्षी के नाम की माला जपता रहता है। पहले ध्रुव था, अब इवांस। ये लड़की राहु केतु की तरह
हमारी कुंडली में आकर बैठ गई है जो इस घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। अब भी वक्त है दीदी, उस लड़की को हमारे मैंशन से बाहर निकालिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब वो इस घर की मालकिन होगी और हम सब उसके नौकर। अश्विनी जी ने उन दोनों से बोला, आज तक मैं तुम दोनों को डांटता रहा कि प्राक्षी के साथ गलत ना करो, लेकिन शायद मैं गलत था। आज एवांस ने जो किया है वो गलत था। मैं कभी नहीं चाहता था कि प्राक्षी मेरे एवांस की वाइफ बने। मैं माफ नहीं करूंगा कभी प्राक्षी। सही कहा भैया आपने, प्राक्षी की वजह से एवांस हम सबसे कितनी बदतमीजी से बात करने लगा है, लिहाज ही भूल गया है। बड़ी और छोटों का हैरानी की बात तो ये है कि पापा एवांस का साथ देते हैं। चैतन्य जी ने अश्विनी की बात में हामी भरते हुए कहा, यहाँ तो ये हाल था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अब तक प्राक्षी का चेकअप कर चुके थे। डॉक्टर ने एवांस को देखकर बोला, देखिए मिस्टर राठौर, इनका बीपी बहुत लो है। इन्होंने किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस के लिया है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं उन्हें, आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादा टेंशन ना लें। डॉक्टर की बात सुनकर एवांस अपना सर हाँ में हिला देता है। डॉक्टर वहां से बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही दादाजी एवांस के कंधे को थपथपाते हुए बोले, शाबाश मेरे शेर, तुमने आज प्राक्षी बहू की मांग में सिंदूर भरकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गर्व है मुझे तुम पर। एवांस की नजरें अभी भी प्राक्षी के चेहरे पर ही बनी हुई थी। उसने गहरी सांस लेकर संघर्ष जी को जवाब दिया, दादू आप खुश हो मेरे इस डिसीजन पर? मुझे लगा शायद आप भी बाकी घर वालों का तरह नाराज होगे। संघर्ष जी ने एवांस से कहा, एवांस बेटा, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि तुमने प्राक्षी बहू के जीवन में रंग भरने की सोचा। आज तक मैंने तुम्हारे फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एवांस हमेशा सही फैसले करता है। मुझे अपने बेटे और बहुओं की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब सेधु नहीं रहा तब से इस बच्ची ने बहुत कुछ सहा हमारे घर में। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि तुम प्राक्षी के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। देविका और माधवी चुप तो नहीं बैठेगी, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र मुझे इस बात की है कि प्राक्षी होश में आने पर कैसा रिएक्ट करेगी। क्या वो इस सच को मानेगी? एवांस ने संघर्ष जी को जवाब देते हुए बोला, दादू, प्राक्षी के ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा। मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है तो उसका मुझसे रिश्ता जुड़ गया है, और इस सच को वो जितनी जल्दी स्वीकार करेगी उसके लिए बेहतर होगा। मेरे रहते हुए प्राक्षी के साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। दादू कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि भाई ने प्राक्षी भाभी की मांग भरी। अब प्लीज जल्दी से भाई और भाभी की शादी पूरी रीति रिवाज से करवा दीजिए। दादू, स्नेहा ने संघर्ष जी के गले लगते हुए बोला। संघर्ष जी ने स्नेहा के बालों को सहलाते हुए बोला, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, मैं पंडित जी से बात करके कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ शादी का। जब एवांस ने प्राक्षी की मांग भर ही दी है तो पूरी रीति रिवाज से इन दोनों की शादी होनी चाहिए। 1 घंटे बाद प्राक्षी जब होश में आती है तो वो एक अनजान जगह पर खुद को पाती है। प्राक्षी उठकर बैठते हुए एवांस के रूम को देखकर खुद से बोली, मैं कहाँ हूँ? ये मेरा रूम तो नहीं है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? प्राक्षी अभी खुद से ही बातें कर रही थी कि उसे याद आता है उसके साथ क्या था। सारी बातें याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्राक्षी का होंठ अनजाने में ही अपनी मांग में
चला जाता है जिसमें इवांस के नाम का सिंदूर भरा हुआ था। प्राक्षी ने अपनी मांग का सिंदूर छूते हुए खुद से ही बोला, नहीं मैं कभी भी इस सिंदूर को नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ ध्रुव की हूँ, मेरी आखिरी सांस तक मैं ध्रुव की रहूंगी, कोई भी ध्रुव की जगह मेरी लाइफ में नहीं ले सकता। प्राक्षी बैग से उतरकर इवांस के रूम से बाहर निकल जारी